हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 का अध्याय 2, व्यापार से साम्राज्य तक। इससे पहले हम आपको पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं, कैसे, कब और कहाँ, और उसकी पीडीएफ भी भेज चुके हैं। आपको सारा ये काम करना है। अब ये दूसरा जो चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसके सवाल और जवाब। तो देखिए, आपको जोड़े बनाना है। दीवानी, दीवानी का मतलब है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। नेक्स्ट है आपका शेर मैसूर। शेर मैसूर कहते हैं टीपू सुल्तान को। फिर नेक्स्ट है फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत तो फौजदारी अदालत। फिर है आपका रानी चेन्नम्मा। ये थी कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर सिपाही, सिपाही मतलब सिपाही, वारन हेस्टिंग। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अब नेक्स्ट है आपका खालिस्तान भरिए। तो पहला है आपका बंगाल पर अंग्रेजों की जीत देश की जंग से शुरू हुई, यानी कि प्लासी की जंग से शुरू हुई। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई। अगला, हैदर अली और टीपू सुल्तान देश के शासक थे, मैसूर के शासक थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। फिर अगला है डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया, विलय का। यानी कोई भी किसी का जब उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो विलय नीति का तरह करके वो अपने में मिला लिया करते थे। ये थी डलहौजी की विलय नीति। नेक्स्ट, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में स्थित थी। सही या गलत? मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। गलत। ये पहले मजबूत था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे आया औरंगजेब के जमाने तक तो ये थी, इसके शासनकाल मजबूत। उसके बाद फिर तो ये जितने भी मुगल साम्राज्य के जो आते गए उत्तराधिकारी, वो सब क्या है, नाम मात्र के होते चले गए। अगला आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। गलत। और भी बहुत सी कंपनियां थी, डच कंपनी थी, पुर्तगाली थे, ये सब भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। अगला है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। सही, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। गलत। उन्होंने बहुत सारे शासकीय बदलाव किए थे, जो कि आज भी अभी दिखाई देते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत की तरफ आकर्षित होने के कारण थे, जो कि नंबर 1, यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार की संभावनाएं देखी। यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी इत्यादि। वे भारत में कम कीमत पर सामानों को खरीद कर वापस यूरोप में जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। यानी कि यहाँ से जो है सस्ती कीमत में ये सब चीजें ले जाते थे वो, और वहां पर महंगे करके उन चीजों को बेचा करते थे। इसीलिए भारत की जो कंपनियां थी, वो यूरोपीय जो कंपनियां थी, वो भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? बंगाल के नवाबों और कंपनियों के बीच विवाद होने के कारण, नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। नवाबों ने कंपनी को व्यापार अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांगे की। नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना किया। नवाबों ने कंपनी को टैक्स अदा
नहीं करने के साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए कि नवाबों के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं। कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। अब देखिए, दीवानी मिलने से कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा था। दीवानी मिलने से क्या हुआ था कि कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। कंपनी भारत से ज्यादा वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब फिर उसे ब्रिटेन से सोना चांदी की लाने की आवश्यकता नहीं रही। अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों का निर्माण का खर्चा उठाना इत्यादि, ये सब खर्चे उसके राजस्व से ही पूरे होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। टीपू सुल्तान को खतरा वो इसलिए मानती थी क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था टीपू सुल्तान, और वो अपने वहाँ बंदरगाह से किसी को भी मतलब व्यापार करने के लिए उसने उसमें नियंत्रण लगा दिया था। मालाबार तट पे होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में आता था, जो कि कंपनी वहां से काली मिर्च और इलायची खरीदती थी और वो वहां से निर्यात करती थी। लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या किया, अपनी रियासत के बंदरगाहों पर निर्यात पर रोक लगा दी। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या। सहायक संधि का अर्थ है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि का अपनाया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भी भारतीय शासक इस संधि शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वायदा करती थी। सहायक संधि की कुछ शर्तें थीं। पहली शर्त, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं होगी। दूसरा, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होता था तो वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेती थी। शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नजर रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन में किस तरह अलग था। यानी कंपनी का जो शासन था वो भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। तो भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर। पहला अंतर था कि भारतीय राजाओं में अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थीं। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी, जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत हुआ करती थी, दीवानी तथा फौजदारी। दोनों ही एक ही अदालत होती थी और दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई
एक ही अदालत में होती थीं, जबकि अंग्रेजों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग-अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें होती थीं और उसमें अलग-अलग मुकदमे सुने जाते थे। नेक्स्ट, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। इसका आंसर है कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव। नंबर 1, कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की, यानी कि प्रोफेशनल सैनिकों की भर्ती की। कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक में प्रशिक्षित किया। कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों से जैसे मस्केट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया, यानी कि सारे नए हथियार जो थे ऐसे सैनिकों को दिए जो कि यूरोपीय थे। नेक्स्ट, कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों को कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों की नियुक्त किया गया। सेना में ये भावना जगाई गई कि उनका कोई भी अपना धर्म या जाति नहीं है, वो केवल सैनिक हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े गांव में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। तो इसका आंसर है, औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में किस तरह के बदलाव आए। औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित, सघन तथा सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने को मजबूर थे। यानी कि वो तो जो थे काफी बीच में अपना उनका रहन सहन का था, और जो भारतीय थे वो सघन मतलब घनी बस्तियों में रहते थे और कोई सुविधा भी नहीं थी, और उनको ऐसी असुविधाजनक जगह में रहने के लिए मजबूर थे। कलकत्ता का विकास सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों आदि में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बना, है ना। जब औपनिवेशिक शासक का दौरान था, यानी कि जब यूरोपीय लोग थे, तो उन्होंने क्या था, कलकत्ता में शानदार इमारतें बना रखी थी। इसमें मिस्री, रोमन, प्राच्य तथा भारतीय मुस्लिम कला कृतियों का उपयोग किया गया था। भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियां और जानकारियां इकट्ठा करें। झांसी की रानी महदजी सिंधिया, हैदर अली और महाराणा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। वैसे तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, आपको करना है कहीं से भी देखकर, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक महाराणा रणजीत सिंह के बारे में कुछ लिखा दे रही हूँ। महाराणा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब के राज परिवार में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब के राज परिवार में हुआ था। उन्हें 1801 में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। वे एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्त एवं उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी, यानी कि उन्होंने अपनी प्रजा को ये छूट दे रखी थी कि वो अभी अपनी किसी भी बात को अभिव्यक्त करने और पूजा पाठ करने में स्वतंत्र थे। वो किसी भी रूप से अपने धर्म को मना सकते थे।
और वह उन्होंने सभी धर्मों को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा, सबको सम्मान मानते थे। आज ये चैप्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन के लिए। वैसे ये मैंने पूरा करा दिया है आपको, और इसमें जो सारा क्वेश्चन आंसर है आप इसमें से देख के कर भी सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं पीडीएफ तो डाल ही दूंगी व्हाट्सएप पे।